जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। हमारा ये जो वीडियो वो देखने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मुझे आपको करना है सीए आइकॉनिक प्रोग्राम के लिए। सीए आइकॉनिक प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो अनअकैडमी ने लॉन्च किया है। इसमें लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म भी आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आपके डाउट सॉल्विंग सेशन रेगुलर बेसिस पे होंगे, लाइव क्लासेज होगी। आपके 3 टेस्ट पेपर होंगे, 40% सिलेबस, 80% सिलेबस, 100% सिलेबस, जो आपको कॉपी चेक करके दी जाएगी ताकि आपको आपकी गलतियों का एहसास हो, वो गलतियां आप एग्जाम में ना दोहराएं। वीकली टेस्ट लिया जाएगा, प्रिंटेड बुक्स दी जाएगी, स्टडी मटेरियल जो होगा प्रिंटेड फॉर्म में रहेगा। आपके डिस्कॉर्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है, अनलिमिटेड एक्सेस अवेलेबल है, स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिलेगा। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन में 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है और मंथली पेमेंट की फैसिलिटी भी है, जिसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2 और आप कॉम्बो का ऑफर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। CAMG लाइव कोड यूज करने पर आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट। तो अब आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये अदर एग्जाम्शंस क्या होती है? अदर एग्जाम्शन किनको बोला गया है यहाँ पर? अब कुछ ऐसी एग्जाम्शन जिसकी कोई कैटेगरी डिवाइड नहीं की गई है, जनरल कैटेगरी है, उनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आओ बेटा, यहाँ पर सबसे पहला था एंट्री नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न। अब ये क्या बोलना चाहता, आ जाओ। ये एक प्रॉपर्टी है आर लिमिटेड की, कंपनी है, उसकी एक यूनिट है जो बंद हो गई है। ये है अनिल अंबानी जी की एक यूनिट, अनिल धीरूभाई अंबानी लिमिटेड कोई यूनिट है। ये अभी गोइंग कंसर्न है, चालू है बट लॉस में है, बट लॉस में चल रही है। ये रतन टाटा जी हैं, ये मैं हूँ MG। मैंने अनिल जी को बोला, भाई तुम्हारी ये जो है गोइंग कंसर्न, इसको मैं सेल आउट करवा देता हूँ, टाटा जी से मैं बात करता हूँ, वो खरीद लेंगे। अनिल जी ने बोला प्लीज़ यार देखिए ना। मैंने कहा ओके। आर लिमिटेड को भी मैंने बोला तुम्हारी ये यूनिट बंद हो चुकी है, शट डाउन हो गई है। बोले हाँ। मैंने कहा जो ये यूनिट बंद हो चुकी है तुम्हारी, ये यूनिट मैं बिकवा देता हूँ, रतन टाटा जी खरीद लेंगे। बोले डन, डील दोनों में होगी। अब मैं इनको सर्विस दे रहा हूँ, जो गोइंग कंसर्न है ना, इसको ट्रांसफ़र करने से रिलेटेड सर्विस। और ये जो है, ये जो ट्रांसफ़र करने से रिलेटेड मैं सर्विस दे रहा हूँ, तो मुझे कमीशन मिलता है या कंसिडरेशन मिलता है, मैं प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करता हूँ, कुछ भी एग्जम्प्ट होगा अगर ये गोइंग कंसर्न है तो, मतलब चालू यूनिट है। बट ये यूनिट जैसे बंद हो गई, अब मैं MG, मैं इस यूनिट का ट्रांसफ़र करवाता हूँ रतन टाटा जी को। ये शट डाउन हो चुकी है, ये गोइंग कंसर्न नहीं है। इसके लिए मुझे कमीशन मिला, कंसिडरेशन मिला, प्रोसेसिंग फ़ी मिली, वो सब टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये शट डाउन है यूनिट, गोइंग कंसर्न नहीं है। तो गोइंग कंसर्न यूनिट अगर आप ट्रांसफ़र करते हो, उससे रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं, तो एग्जम्प्ट है। अब ऐसा क्यों? गवर्नमेंट का ये कहना है कि कोई यूनिट अगर चल रही है, भले धीरे चल रही है, लॉस में चल रही है, उसको अगर आप बेच देते हैं, बिकवा देते हैं किसी को, तो एकदम से खरीदने वाला उसको उठा सकता है और इंडियन इकोनॉमी को ज़्यादा लॉस नहीं होगा। बट जो यूनिट ऑलरेडी बंद हो चुकी है, बैठ चुकी है, अब उसको उठाने में बहुत टाइम लगता है और आगे तक ले जाने में बहुत टाइम लगता है। तो मुझे इंकरेज कर रही है गवर्नमेंट कि देख महेश गौड़, कोई यूनिट बंद हो उससे पहले तू सेल करवा दे, उससे रिलेटेड कोई सर्विस देगा तो इंडिया को फ़ायदा उससे, तो हम तेरी वो सर्विस एग्जाम कर देंगे, जो भी फीस वगैरह तू चार्ज करेगा वो पूरी एग्जाम कर देंगे। इसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर बेटा। ओके, समझ में आया बेटा? नेक्स्ट आते हैं बेटा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान। नेपाल भूटान हमारे पड़ोसी मुल्क है बेटा, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं। उनको अगर हम कोई एक्सपोर्ट करते गुड्स जो कार्गो के थ्रू जाता है, ट्रांजिट कार्गो, उससे रिलेटेड कोई भी सर्विस, जैसे गुड्स का लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग वगैरह,
कोई भी सर्विसेज जो ट्रांजिट कार्गो से एसोसिएट है सब की सब एग्जाम्प्ट होगी। नेक्स्ट है एंट्री नंबर 12, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। ये क्या बोलना चाहता है, ध्यान से सुनना बेटा। ये बोल रहा रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। इसका मतलब मेरे पास में 2 प्रॉपर्टी है, ये एक बिल्डिंग है, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, और एक ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। मैं इसको किसी को रेंट पे देता हूं, कमर्शियल प्रॉपर्टी तो टैक्स लग जाएगा, ये याद रखना। अब ये जो रेंट पे दिया ये कमर्शियल पर्पस के लिए दिया, जिसको भी रेंट पे दिया वो यहाँ पे कोई शॉप या ऑफिस लगाएगा अपना, या जिसको मैंने रेंट पे दिया वो आदमी रहेगा यहाँ पे रेसिडेंशियल पर्पस। रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया तो कमर्शियल पर्पस के लिए दिया, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया, बराबर है। तो उस केस में क्या होगा, कमर्शियल पर्पस के लिए दिया अगर आपने, बराबर है, कमर्शियल पर्पस के लिए दिया अगर आपने, तो यहाँ पर याद रखना ये टैक्सेबल होगा। रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया तब भी टैक्सेबल होगा अगर प्रॉपर्टी कमर्शियल है तो। कमर्शियल प्रॉपर्टी मतलब शॉप वगैरह रहने के लिए दे रहे होते ना कई बार कि भाई देख भाई मेरे पास में रहने के लिए जगह नहीं है, तो जैसे मान लो कोई मजदूर है मेरे यहाँ पे काम करते हैं, कोई एम्प्लॉय मेरे यहाँ पे काम करते हैं, उन्होंने बोला सर रहने के लिए कुछ जगह भाड़े पे मिल जाए। मैंने कहा मेरी एक दुकान है उसमें रह लिया करो, बोले ठीक है। मैंने कहा भाड़ा मुझे दे देना, तो फिर टैक्स लगेगा उस पर टैक्स लगेगा। ओके, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पस के लिए दे रहा हूं मैं, तो टैक्स लग जाएगा। मेरा घर है, किसी को सीए का ऑफिस लगाना है, मैंने कहा मेरा घर रेंट पे ले लो और ऑफिस लगा लो वहां पर, तो जीएसटी लग जाएगा। और रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहा हूं तो एग्जम्प्ट होगा। तो एग्जम्प्ट कब होगा कि प्रॉपर्टी भी रेसिडेंशियल होनी चाहिए और जिस पर्पस के लिए दिया जा रहा है वो पर्पस भी रेसिडेंशियल होना चाहिए, तो एग्जम्प्ट होगा, अदरवाइज टैक्स लगेगा। ओके, तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल पर्पस तो एग्जम्प्ट, बाकी सब में टैक्स लग जाएगा। ओके, कोई डाउट? नेक्स्ट है अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय होटल्स, गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट एक्सेट्रा। इधर देखो बेटा, आप किसी होटल वगैरह में जाते हैं, आप किसी होटल में गए, होटल में जाकर के आपने क्या किया कि भाई रूम चाहिए। अब आप रूम मांग रहे तो सामने वाले ने बोला, होटल का जो मैनेजर जो भी रिसेप्शन पे था, उन्होंने बोला जी डिक्लेयर टैरिफ, डीटी मतलब डिक्लेयर टैरिफ, जो रेट कार्ड पे लिखा रहता है उसको बोलते हैं डिक्लेयर टैरिफ, जो रेट कार्ड होती है। बोले जी 1200 रुपीज़ पर डे या पर नाइट ले लेते। ओके, आपने बोला नहीं 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 ये तो बहुत ज़्यादा, उन्होंने बोला ठीक है हम आपको डिस्काउंट करके एक्चुअल टैरिफ बता देते हैं, आपको देना होगा ₹990। आपने बोला डन। ये जो एक्चुअल टैरिफ है ना, एक्चुअल टैरिफ, ये अगर लेस देन और इक्वल्स टू ₹1000 है, लेस देन और इक्वल्स टू ₹1000 है, लेस देन और इक्वल्स टू ₹1000, तो उस केस में याद रखना बेटा, उस केस में याद रखना अगर लेस देन इक्वल्स टू ₹1000 है तो एग्जम्प्ट होगा। इसका मतलब ये एक्चुअल टैरिफ अगर 1001 ले लेते तो टैक्स लग जाता, सर 1000 लेते तो एग्जम्प्ट होता, एग्जैक्ट 1000 एग्जम्प्ट होता है। ओके, तो इधर देखो सर्विस बाय वे होटल या कोई इन या गेस्ट हाउस या कोई क्लब या कैंप साइट, भाई वॉट एवर नेम कोड में धर्मशाला भी आ गई भाई, यहाँ पे तो कोई ट्रस्ट की धर्मशाला वो भी यहाँ पे आ जाएगी। फॉर रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस हैविंग एक्चुअल टैरिफ ऑफ ए यूनिट अकोमोडेशन बिलो 1000 पर डे इक्वल्स टू या 1000 रुपीज़। तो पर नाइट की जगह डे लिखो, एक्ट में डे लिखा है, वैसे नाइट के हिसाब से चार्जेस होते हैं,
बट आप डे के हिसाब से चलो, डे नाइट छोड़ो, पर डे ही देखो आप। अब इधर देखना बेटा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मालूम है, आपने एक एंट्री पढ़ी थी 13 रिलीजियस एक्टिविटी की, उसमें हमने पढ़ा था कि आप तिरुपति बालाजी या शिरडी साईं बाबा के वहाँ पे गए तो वहाँ पर रहने के लिए रूम बने होते हैं, और ये जो रूम है इसका टैरिफ अगर 1000 रुपीज़ है या लेस देन 1000 है या मोर देन 1000 है तो क्या होगा। तो मोर देन 1000 में हमने देखा था कि भाई मोर देन 1000 है तो टैक्स लगेगा, लेस देन 1000 है क्या, लेस देन 1000 तो एग्जम्प्ट होगा एंट्री नंबर 13 में। लेकिन एग्जैक्ट 1000 है तब एंट्री नंबर 13 में एग्जम्प्ट नहीं हो रहा था, वो एंट्री नंबर 13 में एग्जम्प्ट नहीं हो रहा था, वो एग्जैक्ट 1000 था तो, क्योंकि वहां पे लिखा था एंट्री नंबर 13 में लेस देन 1000 होगा तो ये एग्जम्प्ट है। तो एज पर एंट्री 13 टैक्सेबल, बट एज पर एंट्री 14 एग्जम्प्ट होगा। तो फिर आप उसको एग्जम्प्ट ही मानोगे, और एग्जाम में क्या लिखोगे, एग्जम्प्ट एज पर एंट्री नंबर 14। क्यों, क्योंकि एंट्री नंबर 14 में ये लिख दिया गया वॉट एवर नेम कॉल्ड, कोई भी ऐसी जगह जो रहने के लिए दी जा रही, चाहे उसको किसी भी नाम से जाना जाता हो, अगर 1000 रुपये तक का अमाउंट है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। समझ में आया बेटा? चलो ये 12 वाला थोड़ा रुक करके करते हैं, 22 वाला रुक करके करते हैं, पहले इधर आ जाते हैं। एक्सेस टू रोड ब्रिज पेमेंट ऑफ टोल चार्ज, ये इतना सा कहना चाहता टोल चार्ज। आप गाड़ी लेकर के जाते हैं तो टोल पे आपकी गाड़ी रुकती है, आपने 100 रुपये का टोल दिया, उस पर GST नहीं लगता, वो एग्जम्प्ट है। इधर देखना बेटा, ये एक रोड है, ये रोड मैंने बनाई, यहाँ पर ये टोल है, बराबर है, ये क्या है, टोल है इस जगह पे। अब ये टोल पे आपकी गाड़ी रुकती है, मैंने कुछ एजेंट बैठा रखे हैं यहाँ पर, मिस्टर Z ये एजेंट है। मैंने इनको बोला भाई आपको कलेक्शन करना पैसों का, आपकी गाड़ी को मिस्टर Z ने रोका, बोला 100 रुपया टोल का दो, आपने 100 रुपया इनको दिया टोल का, ये मैं हूँ MG, ये 100 रुपया जो आप दोगे वो एग्जम्प्ट है। फिर मुझे दिया वो 100 रुपया, क्योंकि मालिक तो मैं ही हूँ ना, और मैंने इनको कमीशन दिया क्योंकि इन्होंने कलेक्शन किया ₹10। ये जो कमीशन है ये टैक्सेबल होगा। जो आदमी टोल कलेक्ट करके मुझे देगा उसको जो मैं कमीशन दूंगा वो टैक्सेबल होगा। यहाँ पे खाली टोल चार्जेस एग्जम्प्ट किए गए। तो जो टोल है, उस जो टोल पे किया जाता है, जो आम आदमी टोल पे करता है, उस पर GST नहीं लगेगा। ओके, समझ में आया बेटा? तो कोई भी आदमी अगर वहाँ से निकल रहा है, कार लेकर के निकल रहा हो, ट्रक लेकर के निकलो, टोल पे जो पैसा देते हो GST नहीं लगता। सर पैसा आप क्यों ले रहे हो? गवर्नमेंट लेगी ना। बेटा रोड मैंने बनाई है, गवर्नमेंट ने मुझे राइट दिया, 5 साल तक जो भी टोल आएगा वो मैं लूँगा, उसके बाद जो भी होगा वो गवर्नमेंट लेगी या फ्री कर दिया जाएगा उसको। ओके, चलो नेक्स्ट है एक्सेस टू रोड ब्रिज पेमेंट ऑफ एन्यूटी। एन्यूटी का पेमेंट करके रोड या ब्रिज उसका एक्सेस ले रहे हो आप, रोड ब्रिज का एक्सेस ऑन द पेमेंट ऑफ एन्यूटी। इसका मतलब पता है क्या है? पास, पूरे टोल का पास ही ले लिया मैंने, साल भर का ले लिया, 6 महीने का ले लिया, जो ETC टैग आता ना आजकल फास्ट ट्रैक वाले, वो सब भी एग्जम्प्ट है। उनका भी जो पैसा है वो भी एग्जम्प्ट होगा, उसमें भी GST नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट है एंट्री नंबर 25। एंट्री नंबर 25, सर्विस प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी क्या होती है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिनका बिल आता है आपके यहाँ पर, और अडानी, हमारे यहाँ पे मुंबई में रिलायंस भी है, अडानी भी है, अभी तो अडानी है यहाँ पर। अब ये क्या होता है, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर के परमिशन ले लेते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। अब इलेक्ट्रिसिटी बनाता कौन है मुंबई में? यहाँ पर टाटा इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम इनका होता है। तो ये उसके चार्जेस लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने का चार्ज लिया जाता है,
उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट होगा। ये कौन? इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, ईडीयू, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। वो अगर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करे तो एग्जम्प्ट होगा। लेकिन हाँ, मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, मुझे बिल बनाना, बिल निकलवाना है, इलेक्ट्रिसिटी का एक बिल निकलवाना है, तो मुझे बिल निकलवाना है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब डुप्लीकेट बिल, वो निकलवाना है तो पैसा लगेगा, जीएसटी भी लगेगा। मीटर चेंज करवाना है, पैसा लगेगा, जीएसटी लगेगा। मुझे लाइन चेंज करवानी है, पैसा लगेगा, जीएसटी लगेगा। मुझे मान लो कि कनेक्शन एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करवाना है, तब भी जो पैसा लेंगे उस पर जीएसटी लगेगा। खाली इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो है पार्ट, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके लिए जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये सब जो है, ये जो भी पैसा लेंगे जीएसटी नहीं लगेगा। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन of electricity by an electricity transmission or distribution utility. However, in this regard, CBIC has clarified that the other service provided by DISCOM distribution companies to consumer, again charges are liable to GST as such as application fee for releasing connection of electricity, rental charges against metering equipments, testing fee for meters, transformers, capacitors, etc., labor charges for customer shifting from meter और शिफ्टिंग ऑफ सर्विस लाइन, लाइन चेंज करवा रहे हो या डुप्लीकेट बिल ले रहे हो आप, बराबर है, वो सब चीज़ें उन पर जीएसटी लग जाएगा। अब मीटर है, उसका रेंट मैं पे करता हूँ, उस पर जीएसटी लगेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड नहीं है। ओके, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स में क्या कहना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, इधर आइए। मान लीजिए कि ये मेरे पास में मोटर व्हीकल्स है खूब सारे, जैसे एग्जाम्पल के लिए ट्रक है मेरे पास में, बड़ा बस तो जैसी बनेगी समझ लेना आप। तो ये बस है, बराबर है, एनिमेशन अभी नहीं है, थोड़ा बहुत मैनेज करते हैं। ये एक और बस है बेटा, हेडलाइट बस की, ये एक और बस, और ये भी एक बस है। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये जो है वो तो एक ट्रक, ये एक बस है, ये इलेक्ट्रिक बस है। इलेक्ट्रिक बस या मोटर व्हीकल्स, ये एक स्कूल बस है, स्कूल बस टाइप का। ये सब मेरी है, मैंने ये सब गाड़ियाँ खरीद रखी है। हमारी एंट्री 22 है हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स को लेकर के। किसको लेकर के बेटा? हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स को लेकर के। तो ये सब जो है ना, ये मैंने खरीद रखी है, ये सब मेरी खुद की है, मैंने परचेज कर रखी है, इनको खरीद रखी है मैंने इनको। अब हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स को लेकर के जो है वो क्या है, ज़रा समझना बेटा। यहाँ पर इधर आ जाओ। मैं ये जो गाड़ियाँ है ना, उनको हायरिंग पे दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ बेटा? हायरिंग पे दे रहा हूँ। एक जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, वो जो जीटीए, उनका एक ट्रक खराब हो गया या कहीं एक्सीडेंट में टूट फूट गया, और जीटीए का फ़ोन आया मेरे पास में, महेश गौड़ सर मैं एक जीटीए बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ बोलिए जीटीए जी, क्या काम है आपको? तो उन्होंने बोला, जैसे कार्टून लैंग्वेज होती है ना, कार्टून कैसे बात करते हैं, महेश गौड़ मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर एक ट्रक की ज़रूरत है, क्या आप मुझे ट्रक प्रोवाइड करेंगे? मैंने जवाब दिया, जीटीए तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे को ट्रक प्रोवाइड कर पाऊंगा हायरिंग पे? महेश गौड़ मैंने सुना है कि तुम्हारे पास खूब सारे ट्रक हैं, प्लीज़ मुझे हायरिंग पे एक ट्रक की बहुत ज़रूरत है। ओके मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा यहाँ पर, और मैं उनको हायरिंग पे ट्रक देता हूँ। तो हायरिंग पे मोटर व्हीकल्स देना वो एंट्री है। तो अब इधर देखना, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स को हायरिंग पे देना।
किसको? जीटीए को। किस पर्पस के लिए? पर्पस जरूरी है बेटा, किस पर्पस के लिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए दिया हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, तो फिर ये एग्जम्प्ट होगा। ये क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट। अब ध्यान से सुनना, जीटीए को मैं बस अगर दे देता हायरिंग पे, बस दे देता हायरिंग पे, टैक्स लग जाता बेटा, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला कि जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को अगर आप कोई भी मोटर व्हीकल्स हायरिंग पे दें तो वो वही मोटर व्हीकल्स हो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के काम का है, तो ही एग्जम्पशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं। तो इसका मतलब मैं जीटीए को अगर कोई मोटर व्हीकल्स हायरिंग पे दे रहा हूं तो वो तभी एग्जम्प्ट होगा जब वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाला है। अगर मैंने बस दे दी होती तो टैक्स लग जाता, ये याद रखना। फिर वैसे एक दिन फोन आया मेरे पास में स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का, उन्होंने बोला महेश गौड़, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक बस की व्यवस्था कीजिए। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हुआ? बोले महेश गौड़, हमारी एक बस का एक्सीडेंट हो गया है और हमारी कई सारी बसें चलती है, लेकिन मुंबई से पुणे जाने वाले रूट की जो एक बस है उसका एक्सीडेंट हो चुका और रिपेयर होने में 3 से 4 महीना लगेगा। हम चाहते हैं कि आप हमारे को एक बस हायरिंग पे दे दे 4 महीने के लिए। तो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, जितने भी टाइम के लिए मैंने हायरिंग पे एक मोटर व्हीकल्स दे दिया, अपनी गाड़ी उनको हायरिंग पे दे दी ताकि भाई वो ले जाए चलाएं। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, जो गवर्नमेंट की होती है ना बसेज वगैरह, वो सब रोडवेज जिसको बोलते हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग बोलते हैं, कोई बेस्ट बोलता है, कोई एसटी की बस बोलता है स्टेट ट्रांसपोर्ट, तो जो भी बस जो गवर्नमेंट की चलती है। अब गवर्नमेंट ने मुझे बोला उनको बस चाहिए, अगर मैंने कोई भी मोटर व्हीकल्स हायरिंग पे दिया, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, अब ये जो मोटर व्हीकल्स है वो कौन सा होना चाहिए? कंडीशन नंबर 1, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाला होना चाहिए। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दे रहा हूं तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाला होना चाहिए। दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या बोला यहां पर? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का होना चाहिए और उसके अलावा सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 12% होनी चाहिए, 12 से ज़्यादा पैसेंजर बैठ सके, मतलब 13, मोर देन 12। अगर ये होगा तो ये यहाँ पर एग्जम्प्ट होगा। दोनों कंडीशन पूरी होगी तो क्या होगा? ये एग्जम्प्ट होगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है वो देखो, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने ये बोल दी है कि भाई स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को जो भी मोटर व्हीकल्स दिया जाएगा वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाला होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखना, मैं अगर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को ट्रक दे देता तो जीएसटी लग जाता, और जीटीए को बस दे देता तो जीएसटी लग जाता। जीटीए के लिए क्या होना चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाला मोटर व्हीकल्स होना चाहिए जो हायरिंग पे दे रहा हूँ, और स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाला होना चाहिए। अब एक और आते हैं लोकल अथॉरिटी। अगर मैं लोकल अथॉरिटी को, जो लोकल अथॉरिटी होता है ना, जैसे दिल्ली म्यूनसिपलिटी, मुंबई महानगर पालिका, दिल्ली महानगर पालिका, जो म्यूनसिपलिटीज़ होती है उनकी इलेक्ट्रिक बसें चलती है आजकल, और उनको मैंने मेरी एक इलेक्ट्रिक बस हायरिंग पे दे दी। तो इधर देखो, यहाँ पे भी हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, सेम पहला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाला, सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 12 बराबर है, और ये होना चाहिए इलेक्ट्रिक बस, तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। किसको देंगे? लोकल अथॉरिटी को। ना एक आपने एजुकेशन वाली एंट्री पढ़ी थी, आपको पता हो तो 66B नहीं पढ़ी या भूल गए तो चलो मैं एक बार याद करवा देता हूँ। इधर देखना बेटा, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल। क्या है बेटा? अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल। ओके, अब इधर देखना
ये एक पर्सन है, मिस्टर जेड, जो अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल मतलब ए कैटेगरी वाला हमारे हिसाब से। मिस्टर जेड इनको बस देते हैं, स्कूल बस पिक एंड ड्रॉप के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ, कौन सी? पिक एंड ड्रॉप की। तो ये हमने पढ़ा था, ये एग्जम्प्ट होती है एंट्री नंबर 66B में। और बेटा जी ये भी हमने पढ़ा था, ये अप टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो उसमें प्री स्कूल भी आएगा। क्या आएगा? प्री स्कूल भी कवर होगा और इक्विवेलेंट जो है वो भी कवर होंगे। और क्या कवर होंगे? इक्विवेलेंट कवर होंगे। ओके नाउ अब आ जाओ इधर। ये जो पर्सन है ना, इनकी गाड़ी खराब हो गई, मिस्टर जेड की गाड़ी खराब हो गई है। मिस्टर जेड ने मुझे कॉल किया, बोले कि महेश गौड़ सर, मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल तक है, जो मैं उनको सर्विस देता हूँ वो 66B में एग्जम्प्ट है। महेश गौड़ सर मेरी बस खराब हो चुकी है, मुझे 2 महीने के लिए एक मोटर व्हीकल चाहिए हायरिंग पे। मैंने कहा ओके, मैंने एक बस इनको हायरिंग पे दे दी, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। अब इसमें कैपेसिटी वगैरह नहीं देखनी है, मैंने एक मोटर व्हीकल्स ऐसे पर्सन को हायरिंग पे दी है, ऐसे पर्सन को हायरिंग पे दी है जो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस देता है, उनके स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को पिक एंड ड्रॉप की। और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट है या प्री स्कूल है। तो जो मैं इनको सर्विस दूंगा, जो ये मोटर व्हीकल्स हायरिंग पे दूंगा, ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो ये 4 कैटेगरी है जो इसमें बोली गई है एग्जम्पशन की। बेटा इधर आओ, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, कंडीशन पर्पस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 12 पैसेंजर्स। दूसरा, लोकल अथॉरिटी को अगर दे रहे हो तो कंडीशन इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो और सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 12 पैसेंजर हो। जीटीए को दे रहे हो तो पर्पस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाला होना चाहिए, उसी के लिए दिया हो, ट्रक वगैरह। या कोई भी पर्सन रेसिपिएंट है, कंडीशन क्या? सच पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्री स्कूल और अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ। तो वो क्या हो जाएगी? यहाँ पर एग्जम्प्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं आगे, ये वाला हमने कर लिया था। इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटी कहते हैं, इंक्यूबेटर। इनके बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है और ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर। ना बेटा, ये है इंक्यूबेटर। ये है इंक्यूबेटी, इंक्यूबेटर। ओके नाउ अब यहाँ पे देखने और समझने वाली बात क्या है वो देखो। ये यहाँ पर क्या कहता है, इंक्यूबेटर कौन होता है, इंक्यूबेटी क्या होता है, समझना। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास में टेक्नोलॉजी है, पैसा भी खूब है, लेबर है, एम्प्लॉय, ऑफिस, सब कुछ है, ऑफिस वगैरह। मैंने एक टेक्नोलॉजिकल पार्क बना रखा है मुंबई के अंदर। आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ये आपके पास कोई स्टार्टअप का आइडिया है, आइडिया आपके पास में, बट आपके पास फंडिंग नहीं है। क्या क्या नहीं देखना, फंडिंग नहीं है, लेबर नहीं है,
एम्प्लॉय वगैरह नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो खाली आइडिया से क्या कर लेंगे बेटा अपन। ये सब चीज़ों की भी तो ज़रूरत पड़ेगी बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप सेटअप करने के लिए। आप मेरे पास में आए, आपने मुझे आकर के बोला कि गौड़ साहब हमारा एक प्रपोजल है, हमारा एक प्लान है, वो आप देखिए स्टार्टअप का। मैंने कहा ओके। आपने मुझे अपना प्लान दिखाया, मुझे पसंद आया। मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, हम इंक्यूबेटर बनते हैं, आप इंक्यूबेटी बनिए, हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए, हमारे एम्प्लॉई, हमारी फंडिंग हम सब दे रहे हैं आपको, ऑफिस वगैरह यूज़ कीजिए। और आपके और मेरे बीच में एक अग्रीमेंट बन गया। आप अपना स्टार्टअप जमाइए, उसमें हमारा प्रॉफिट शेयरिंग भी रहेगा, कुछ शेयर लेंगे आप। दूसरा केस, आपको हमारे लिए भी काम करना होगा, आप हमें भी सर्विस देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इंक्यूबेटर इंक्यूबेटी को सर्विस दे रहा है, उनकी मदद कर रहा है, और इंक्यूबेटी इंक्यूबेटर के लिए भी सर्विस देते हैं, इंक्यूबेटर को भी सर्विस देते हैं। दोनों काम होते हैं, दोनों एंट्रीज एक साथ मैं सिखाऊंगा। इधर देखना, अगर कोई इंक्यूबेटर किसी इंक्यूबेटी को सर्विस दे रहा है, ये सप्लायर, ये रिसिपिएंट, इंक्यूबेटी को सर्विस दे रहा है, इंक्लूडिंग बायो इंक्यूबेटर, इंक्लूडिंग बायो इंक्यूबेटर। बायो इंक्यूबेटर जो बच्चा होता है ना, बच्चा जब पैदा होता है तो मालूम है कांच के केबिन में रखा जाता है, कई बार अगर उसकी हेल्थ सही नहीं रहती है तो बायो इंक्यूबेटर। तो उस टाइप की सर्विसेज अगर मैं देता हूँ, या मैं इंक्यूबेटर हूँ, मैं इंक्यूबेटर की सर्विसेज दे रहा हूँ, किसको, इंक्यूबेटी को, वो सब की सब सर्विसेज एग्जम्प्ट होगी एंट्री नंबर 48 में। बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन मेन ये आता है आपके एग्जाम में, इंक्यूबेटी जो हमें सर्विस देता है इंक्यूबेटर को, उसका क्या होगा जब ये सप्लायर होते हैं, ये रिसिपिएंट होते हैं। तब यहाँ पे एक्ट बोलता है एग्जम्प्ट फर्स्ट 50 lakhs इन ए ईयर, एक साल में 50 लाख तक का एग्जम्प्ट होगा। मतलब इंक्यूबेटी मुझे अगर 60 lakhs की सर्विस दे रहा तो 50 lakhs एग्जम्प्ट होगा, 10 lakhs पे जीएसटी लगेगा। अब ये जो 50 lakhs है उसके लिए कंडीशन दे दी, इफ पहला थ्री ईयर्स फ्रॉम अग्रीमेंट नॉट एलेप्स्ड या एक्सपायर्ड। मेरे और इंक्यूबेटी के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ, उसको 3 साल अभी तक पूरे नहीं हुए, मतलब ये एग्जम्पशन फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए ही होती है, उसके बाद नहीं। उसके बाद इंक्यूबेटी मुझे जो भी सर्विस देगा वो टैक्सेबल होगी। मतलब एग्जम्पशन वैलिड फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, अग्रीमेंट के पहले 3 साल के लिए वैलिड होती है। दूसरा कंडीशन, प्रीवियस ईयर टर्नओवर लेस देन इक्वल्स टू 50 lakhs। इंक्यूबेटी का प्रीवियस ईयर का टर्नओवर लेस देन इक्वल्स टू 50 lakhs होना चाहिए तो एग्जम्प्ट होगा। और ये दोनों कंडीशन पूरी करनी कंपलसरी है, दोनों में से एक भी पूरी नहीं की तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल से समझो बेटा, इंक्यूबेटी मुझे सर्विस दे रहा है, मैं इंक्यूबेटर हूँ, मुझे सर्विस दे रहा है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6। मेरा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर है, सॉरी मेरा नहीं, इंक्यूबेटी का प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 40 lakhs, 60 lakhs, 30 lakhs, 20 lakhs, 80 lakhs, 70 lakhs। अब इधर देखना बेटा, इस साल ये एग्जम्प्ट होगा। क्यों एग्जम्प्ट होगा? क्योंकि इंक्यूबेटी का प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 0 है, क्योंकि बिजनेस शुरू नहीं किया, और करंट ईयर में फर्स्ट 50 lakhs एग्जम्प्ट होगी तो 40 लाख एग्जम्प्ट हो गया। ये दूसरा साल, इसमें 50 lakhs एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि इंक्यूबेटी का प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 40 lakhs ही था,
50 लाख क्रॉस नहीं हुआ, पहली कंडीशन पूरी की, और अग्रीमेंट को भी 3 साल पूरे नहीं हुए, दूसरा ही साल चल रहा है, तो 50 लाख एग्जम्प्ट होगा, 10 लाख पे टैक्स लगेगा बेटा। तीसरे केस में 3 ईयर्स अभी भी पूरे नहीं हुए, एग्जम्पशन मिलनी चाहिए, बट पूरा टैक्सेबल हो जाएगा बिकॉज प्रीवियस ईयर टर्नओवर इज मोर देन 50 लाख। दूसरी कंडीशन, 2 कंडीशन पूरी करनी होती है, ये दूसरी वाली कंडीशन पूरी नहीं की यहाँ पर, इसकी वजह से पूरा 30 लाख टैक्स लग जाएगा। अगर मान लीजिए ईयर 2 में टर्नओवर 45 लाख होता या 50 लाख होता, तब ईयर 3 वाला 30 लाख भी एग्जम्प्ट हो जाता। समझ में आया? और आगे के तो सब ये टैक्सेबल ही होंगे। उसका रीज़न है कि 3 ईयर्स अग्रीमेंट को ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ 3 ईयर्स तक ही एग्जम्पशन रहता है। ओके, तो इधर देखो, रेसिपिएंट कौन? STP TBI जो इंक्यूबेटर होता है वो रेसिपिएंट है। सप्लायर कौन? इंक्यूबेटी। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन इंक्यूबेटी अप टू द टोटल टर्नओवर ऑफ ₹50 lakhs in financial year subject to following condition: turnover 50 lakhs in previous year and 3 years has not been elapsed from the date of entering into an agreement। 3 साल पूरे नहीं हुए ना, ये इंक्यूबेटी का मीनिंग है। अब 48 भी समझा देता हूँ, लग गया तो जब सप्लायर इंक्यूबेटर हो, रेसिपिएंट कोई भी हो, मतलब इंक्यूबेटी, सप्लाई ऑफ सर्विस जो सर्विस देते हैं वो एग्जम्प्ट होगी, इंक्लूडिंग बायो इंक्यूबेटर। बायो इंक्यूबेटर की सर्विस भी इधर कवर होगी। ओके, चलो अब बारी आती है 47A। एक हमने गवर्नमेंट की सर्विस पढ़ी थी बेटा, जिसमें हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो, कि किसी भी फैक्ट्री, कोई भी फैक्ट्री होती है, उसकी मशीनों का रेगुलर चेकअप होना चाहिए, मशीनों की टेस्टिंग रेगुलर होनी चाहिए कि वो अभी भी काम किए या नहीं है, जितने भी एम्प्लॉय उनका हेल्थ चेकअप होना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च कर रही है कंपनी तो उसका लेबोरेटरी में टेस्ट होना चाहिए, और ये सब काम अगर इन सब में सप्लायर अगर गवर्नमेंट है तो वो एग्जम्प्ट होती है। याद आ रहा है ऐसा कुछ? एंट्री नंबर 47 थी ऐसी, 47 वो गवर्नमेंट होती है। अब हुआ क्या कि एक ऑर्गेनाइजेशन है फसाई, आप कोई भी खाने पीने की चीज़ अगर खरीदते हैं, चाहे चिप्स का पैकेट खरीदो, चाहे बिस्किट का पैकेट खरीदो, चाहे आपने माजा की बोतल ली हो, बराबर है, जूस की कोई बोतल ली हो, पानी की बोतल ली हो, तो वहाँ पे एक नाम अक्सर आप देखते होंगे, फसाई, FSSAI, फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये गवर्नमेंट नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है। यहाँ पर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में, खाने पीने का कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, खाने पीने का कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, वो इनके यहाँ पर जाकर के लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया और इन्होंने अप्रूवल दे दिया कि भाई प्रोडक्ट सही है, लॉन्च किया जा सकता है, तो ये पैसा तो लेंगे ना भाई, चेक करने का, टेस्ट करने का, वो अमाउंट एग्जम्प्ट होगा, उस पर GST नहीं लगेगा, वो अमाउंट एग्जम्प्ट होगा। तो देखो, गवर्नमेंट देती है तो 47 में एग्जम्प्ट है, बट गवर्नमेंट के अलावा फसाई वही सर्विस दे रही है तो 47A में एग्जम्प्ट होगा। तो सर्विस बाय वे ऑफ लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन एंड एनालिसिस ऑफ टेस्टिंग ऑफ फूड सैंपल्स सप्लाइड बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू फूड बिजनेस ऑपरेटर एग्जम्प्ट होगा बेटा। नेक्स्ट आते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। आपने एक मूवी देखी बजरंगी भाईजान, उसमें चांद नवाब था, चांद नवाब, वो कैरेक्टर आपने देखा होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने प्ले किया था। नवाज की एक्टिंग ज़बरदस्त है। उस कैरेक्टर की खास बात क्या थी कि वो जगह जगह से न्यूज़ इकट्ठी करते थे, फिर किसी भी न्यूज़ चैनल को बेचते थे। तो ऐसे कई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होते हैं जो न्यूज़ इकट्ठी करके किसी भी न्यूज़ चैनल को बेचते हैं, तो वो जब न्यूज़ बेचेंगे उनको जो पैसा मिलेगा उस पर GST नहीं लगता है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है। पॉइंट नंबर 2, मैं एक छोटा मोटा न्यूज़ चैनल हूँ, प्रेस वाला हूँ, मैं न्यूज़पेपर निकालता हूँ छोटा सा। मेरे लिए प्रॉब्लम पता क्या है, रिपोर्टर की। अब मेरा न्यूज़पेपर मुश्किल से 1000 कॉपीज़ बिकती है, एक न्यूज़पेपर ₹1 का है, मुश्किल से 2000 रुपया पर डे की कमाई होती है, पूरे महीने में 60,000 कमा लेता हूँ मैं। अब मैं एक रिपोर्टर रखूँ तो उसकी सैलरी हो जाएगी 50-60 हज़ार, तो मैं रिपोर्टर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हम न्यूज़ कहाँ से इकट्ठी करते हैं, एक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बेटा। क्या होते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, इन 2 ऑर्गेनाइजेशन को, ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इन 2 ऑर्गेनाइजेशन को हम जाकर के बोलते हैं कि भाई साहब
आप हमें न्यूज़ बेचोगे क्या? वो हमसे पैसा लेते हैं और हमें न्यूज़ बेचते हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा बेटा। ओके, तो कलेक्शन और प्रोवाइडिंग न्यूज़ बाय इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, ये एग्जाम्पल होगा। एंट्री नंबर 50, सर्विस बाय वे ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। कोई भी पब्लिक लाइब्रेरी में आप पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पे जो भी आप पेमेंट करेंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, चाहे वो लाइब्रेरी एसी हो चाहे नॉन एसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक लाइब्रेरी है तो नहीं लगेगा। ओके, नाउ एंट्री नंबर 52, सर्विस रिलेटेड टू एग्जीबिशन, बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया। चलो आओ बेटा इधर देखते हैं। ना बेटा, ये है इंडिया, ये है यूके, ये मैं हूं एमजी, ये मान लेते हैं मिस्टर पी। अब इधर देखना, मैं जो इंडिया का रहने वाला, मिस्टर पी भी इंडिया के रहने वाले हैं। मैंने एक एग्जीबिशन लगाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, कहाँ पे? यूके में। यूके में ये एग्जीबिशन लग रही है, यहाँ पर मेरी एग्जीबिशन है यहाँ पर। अब यूके में मैंने एग्जीबिशन लगाई है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, जिसमें मैंने बोला भाई इंडिया के जितने भी लोग हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वहाँ पे रखें, लोगों को पसंद आएगा खरीदेंगे, बेस्ट आइडिया। बोले बात तो सही है। अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की एग्जीबिशन लग गई वहाँ पर और लोग खरीदते भी थे। उस वक्त मिस्टर पी मेरे पास में आए और इन्होंने मुझे बोला कि सर मुझे भी अपनी एक स्टॉल लगानी है। मैंने कहा ठीक है मिस्टर पी, ये वाली जो जगह है ये मैं आपको देता हूँ, आप यहाँ पे अपनी स्टॉल लगा लीजिए, आप यहाँ पे अपनी स्टॉल लगा लीजिए। उन्होंने बोला डन, मैं यहाँ पे स्टॉल लगा देता हूँ। मैंने कहा बट उसके लिए मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, मैं सप्लायर, आप रेसिपिएंट। मैंने यूके में अपनी एक एग्जीबिशन में एक जगह आपको दी है, आप मुझे पैसा देंगे कंसिडरेशन, मान लीजिए 1 लाख रुपया, ये 1 लाख एग्जम्प्ट हो जाएगा, ये 1 लाख एग्जम्प्ट हो जाएगा, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? फॉरेन कंट्री में कोई एग्जीबिशन है, उससे रिलेटेड सर्विसेज अगर आप किसी को देते हैं तो वो एग्जम्प्ट होगा। अब यहाँ पे आपके दिमाग में थॉट आएगा, सर फॉरेन कंट्री में यूके के अंदर अगर एग्जीबिशन हो रही है तो इंडियन गवर्नमेंट को क्या लेना देना उससे? इंडियन गवर्नमेंट क्यों टैक्स लगी? जीएसटी तो लगना ही नहीं चाहिए यूके में। नहीं बेटा, जब आप प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई। वहां पे आप एक एंट्री पढ़ेंगे 12(7) बराबर है, और उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो होता है उसकी लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होती है, तो रजिस्टर्ड पर्सन कौन? अगर ये पी रजिस्टर्ड है इंडिया में तो इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, और पी अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो ये लिखा है रिसिपेंट की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। दूसरा 12(2) भी लगता है, 12(2) में भी सेम प्रोविजन है, रिसिपेंट की लोकेशन है तो रिसिपेंट की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई की। तो ये 2 प्रोविजन वहाँ पे हिट करते हैं। तो जब ये दोनों प्रोविजन लगते हैं तो दोनों प्रोविजन के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई का, तो इंडिया आएगा और जीएसटी लगेगा। बट गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ ये गलत हो जाएगा, तब उन्होंने इसको एग्जम्प्ट कर दिया कि फॉरेन में कोई एग्जीबिशन लग रही है, उससे रिलेटेड सर्विसेज अगर कोई दी गई है तो वो एग्जम्प्ट होगी बेटा। तो ये अभी दिमाग मत लगाना, जब प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। अगला टॉपिक हमारा, तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया। 56 स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, बूचड़ खाने। कई बूचड़ खाने होते हैं जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है, स्लॉटरिंग की जाती है। अब होता क्या, कई लोग होते हैं जो मीट एक्सपोर्ट करते हैं, तो अब वो खुद जानवर नहीं काटते हैं, वो ऐसे हज़ारों जानवर एक के साथ खरीदते हैं, स्लॉटरिंग हाउस में भेजते हैं, उनको काट कर उनका मीट निकाल करके देते हैं, पैसा लेते हैं उसके बदले। वो स्लॉटरिंग हाउस की सर्विस एग्जम्प्ट है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, इसमें करेक्शन करना है बेटा, ये जो 2 लिखा है ना, 2 को यहाँ पे हटाओ, इसकी जगह बाई करना है।
ना इधर देखना बेटा, ये क्या कहना चाहता है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया। इसका मतलब क्या है कि भाई एक फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन है। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन क्या है, जैसे आपको यूके जाना है, यूएस जाना है, तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी एम्बेसी में करते हैं। यूएसए की एम्बेसी में, यूके की एम्बेसी में आप अप्लाई करेंगे। वो एम्बेसी में जो लोग बैठे हैं वो सब फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं। हर कंट्री का, एक कंट्री का राजदूत दूसरी कंट्री में होता ही होता है। हमारे हर कंट्री में इंडिया के राजदूत होते हैं जिनको हम एम्बेसडर बोलते हैं। वैसे दूसरी कंट्रियों के एम्बेसडर इंडिया में भी होते हैं जो यहाँ की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। यहाँ से कोई लोग अगर उनकी कंट्री में जाना चाहते हैं तो उनकी इंक्वायरी करते हैं, कोई क्रिमिनल तो नहीं है ना, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है ना इनका, कहीं भागना तो नहीं चाहते, ये सब चीज़ें देखी जाती है, चेक की जाती है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो कोई भी सर्विस देंगे तो एग्जम्प्ट होगा। अब यहाँ पे देखना, एक फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन है, ये फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन है। मैं अगर इनको सर्विस दे रहा हूँ, ये लोग इनको सर्विस दे रहे हैं, जैसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, हमारी एक प्रॉपर्टी इनको रेंट पे दे दी फॉरेन डिप्लोमेट्स को ऑफिस लगाने के लिए, तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे दी। या ये फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन जो है इनको हमने कंसल्टेंसी दी, कोई भी हम जो भी सर्विस देंगे उस पर टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब मैं अगर फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन को सर्विस दे रहा हूँ, मान लीजिए आप फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन है, मैं आपको सर्विस दूंगा तो टैक्स लगेगा। मैं आपसे बाकायदा 1 लाख रुपए की मैंने सर्विस दी है, मैं 1 लाख रुपए पे टैक्स लूँगा 18,000, वो मैं गवर्नमेंट को पे करूँगा। वो अलग बात है कि गवर्नमेंट बाद में वो अमाउंट आपको रिफंड कर देती है, जो हम रिफंड चैप्टर में पढ़ेंगे। बट फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन कैन क्लेम रिफंड, डिटेल डिस्कशन इन द चैप्टर ऑफ रिफंड। बट यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमको पढ़ना सर्विस प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, वो एग्जम्प्ट होता है। आप अगर मुझे कोई सर्विस देंगे तो वो एग्जम्प्ट होगा। और यहाँ पे एग्जामिनर खेल जाता, अक्सर होता क्या है, क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट लिखा रहता, सर्विस प्रोवाइडेड टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, और फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन देखते ही बच्चा आंख बंद करके एग्जम्प्ट लिख देता है। और ये तो देखो कि वो सप्लायर है या रिसिपिएंट है, उन्होंने लिखा है सर्विस प्रोवाइडेड टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, तो टैक्स लगेगा। अगर लिखा होता सर्विस प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन तो एग्जम्प्ट होगा। मतलब आप फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन है, आप मुझे सर्विस दोगे तो एग्जम्प्ट है, मैंने आपको दी तो टैक्स लग जाएगा। वो अलग बात है कि बाद में आपको रिफंड मिल जाएगा उसका, एक बार तो टैक्स लग जाएगा। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एफडीएम फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन वो एग्जम्प्ट होगा। ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू ए गुड्स कैरियर्स टू ऑपरेट थ्रू आउट, ये एक नया एंट्री आया 61 है। अब क्या होता है, कई ट्रक आपने देखे होंगे, इन ट्रक पे लिखा रहता है एनपी या एआईपी, नेशनल परमिट, ऑल इंडिया परमिट, ये सब लिखा रहता है। एनपी बोले तो नेशनल परमिट, एआईपी बोले तो ऑल इंडिया परमिट, ये सब चीज़ें लिखी रहती हैं, सब चीज़ें लिखी रहती है, नेशनल परमिट, ऑल इंडिया परमिट, बराबर है। तो ये जो है ना एनपी, एआईपी, ये सब चीज़ें लिखी हुई होती है। अब यहाँ पे समझना, ये परमिट लेनी पड़ती है ट्रक वालों को, जीटीए को। जब तक ये परमिशन नहीं लेंगे वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रक लेकर के नहीं जा सकते, तो ये परमिट के साथ ही उनको जाना पड़ता है। तो ये परमिट वो गवर्नमेंट से लेंगे, तो उनको जो सर्विस दी जाएगी, ये जो उनको परमिट दी जाएगी, जो उनको परमिट देने का प्रोसीजर है, जो इसके लिए फीस ली जाती है, वो फीस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट होगा। तो ये ऑल इंडिया परमिट, नेशनल परमिट, ट्रक को लाने ले जाने की जो सर्विसेज होती है बेटा, वो अब एग्जम्प्ट है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू जीटीए गुड्स कैरियर्स टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया या कॉन्टिन्यूनियस स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या पूरे इंडिया में जाने की जो परमिशन होती है वो पूरी पूरी क्या होगी बेटा, आपके एग्जम्प्ट होगी। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री हमारी, नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 68, स्पेसिफाइड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल और रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से सुनते हैं, इधर आओ। ये बोलना चाहता, अगर आप आरटी कप हैं, आरटी कप, हमारा चाय का कप, व्हाट्सएप लैंग्वेज में ये लिखते ना, क्या OUR को क्या लिखते हो, आरटी कप, हमारा चाय का कप। इनमें से अगर आप कोई हो और आप सर्विस देते हैं
किसी रिकग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को किस केस में एक स्पोर्टिंग इवेंट्स हो रहा है और इवेंट कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। सर ये क्या होता है? आ जाओ जरा देखते हैं। आर का मतलब होता है बेटा रेफरी। आर का मतलब क्या होता है? रेफरी। आर बोले तो रेफरी, मेरे पीछे पीछे बोलो। आर बोले तो रेफरी, 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 रेफरी। टी बोले तो टीम मैनेजर, टीम मैनेजर, टीम मैनेजर, टीम मैनेजर, टीम मैनेजर, टीम मैनेजर। टी बोले तो टीम मैनेजर, ना कि टीम सेलेक्टर। टीम सेलेक्टर नहीं, टीम मैनेजर। तो रेफरी, टीम मैनेजर, कोच, 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 अंपायर, 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 प्लेयर, 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 प्लेयर। आर्टिकल का मतलब रेफरी, टीम मैनेजर, कोच, एम्पायर, प्लेयर। ये पांचों अगर कोई भी सर्विस देते हैं किसको? एक रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को। किसको? रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को। अनरिकग्नाइज्ड को नहीं, रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को। और जो भी पैसा इनको मिलेगा वो एग्जम्प्ट होगा। बट शर्त ये है कि जो स्पोर्ट हो रहा है, जो स्पोर्ट्स हो रहा है उसको ऑर्गेनाइज करने वाली भी रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी होनी चाहिए। रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए बेटा भारत ओलंपिक्स, भारत ओलंपिक्स हैं, उसमें हॉकी टीम ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया की हॉकी टीम ने पार्टिसिपेट किया। अब वो भारतीय टीम की तरफ से खेल रहा है। भारत ओलंपिक एक रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है, बराबर है, रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। उसको सर्विस दी जा रही है। अब सब प्लेयर को पैसा तो मिलेगा खेलने का, एम्पायर को भी मिलेगा, कोच को भी मिलेगा, टीम जो है मैनेजर उसको भी मिलेगा, पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होगा। बट शर्त ये कि वो इवेंट भी रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी करवाए, तो ओलंपिक एक रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी के थ्रू ही होता है, तो एग्जम्प्ट है। एग्जाम्पल के लिए क्रिकेट मैच, वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप, ये एक रिकग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट होता है। रिकग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट्स होता है जो ICC करवाती है। अब ये जो प्लेयर है, रेफरी, टीम मैनेजर, कोच, एम्पायर, प्लेयर, उसमें से टीम मैनेजर हो गया, प्लेयर हो गया, भारत के जैसे विराट कोहली ले लो, रोहित शर्मा ले लो, बराबर है। तो ये सब प्लेयर है, ये किसको सर्विस दे रहे हैं? इंडिया को, BCCI को। BCCI के लिए खेलेंगे ये लोग, BCCI को सर्विस दे रहे हैं। किस इवेंट में दे रहे हैं? एक ऐसा इवेंट जो ICC ऑर्गेनाइज कर रहा है, मतलब एक रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ऑर्गेनाइज कर रही है। उस केस में इनको जो भी सैलरी मिलेगी वो एग्जम्प्ट होगी। जो भी पैसा, मैं सैलरी नहीं बोलते, जो भी पैसा मिलेगा वो एग्जम्प्ट होगा। लेकिन ये अगर IPL में खेल रहे हैं, किस में खेल रहे हैं? IPL में खेल रहे हैं। किस में खेल रहे हैं बेटा? IPL में खेल रहे हैं अगर ये, तो बेटा उस केस में याद रखना, अगर ये IPL में खेल रहे हैं तो उनको जो भी पैसा मिलेगा उस पर GST लग जाएगा बेटा, उस पर GST लग जाएगा। अभी शार्दुल ठाकुर काफ़ी महंगा बिका है, बराबर है, तो उनको जो भी पैसा मिलेगा पूरे पे GST लगेगा। क्यों? IPL एक रिकग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट्स नहीं है बेटा, रिकग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट्स नहीं है। ओके, पॉइंट नंबर 2, मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच में हॉकी का मैच हो रहा है। भारत वर्सेस पाकिस्तान, हॉकी का मैच हो रहा है और ये टाइटन कप है जो टाइटन कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है, टाइटन ऑर्गेनाइज कर रही है। भारत की तरफ से प्लेयर खेलते हैं जो भी, तो भारत की तरफ से जो प्लेयर खेल रहे हैं तो सर्विस तो रिकग्नाइज स्पोर्टिंग बॉडी को ही दे रहे हैं, लेकिन जो इवेंट हो रहा है वो रिकग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट्स नहीं है, क्योंकि उसको इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था कोई स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो कौन है? टाइटन कंपनी है, वो ऑर्गेनाइज कर रही है उसको, बराबर है। तो उस केस के अंदर अगर ऑर्गेनाइजर रिकग्नाइज नहीं है, रिकग्नाइज स्पोर्ट बॉडी नहीं है ऑर्गेनाइजर, तो फिर बेटा उस केस में याद रखना GST लग जाएगा। तो भारत पाकिस्तान की तरफ से जो भारतीय टीम के प्लेयर खेल रहे हैं, भले वो रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे रहे हैं, भारत की हॉकी टीम को या भारत की हॉकी को सर्विस दे रहे हैं, लेकिन जो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है
वो ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? टाइटन, जो रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी नहीं है। तो उस केस में भारतीयों को जो भी पैसा मिलेगा, जो भी प्लेयर को पैसा मिलेगा, उस पर जीएसटी लग जाएगा, उस पर जीएसटी लग जाएगा। तो ये दोनों बॉडी रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी होनी चाहिए। कौन? जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो भी, और जिसको ये प्लेयर आरटी कप सर्विस दे रहे हैं वो भी। दूसरा, इसी के अंदर एक और चीज आती है, एक रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी दूसरी रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस देती है, वो भी एग्जम्प्ट होता है, वो भी एग्जम्प्ट होता है। आईसीसी वर्ल्ड कप करवाना चाहती है, उसमें बीसीसीआई के यहाँ के मैदान भाड़े पे लेती है, बीसीसीआई उनको सर्विस दे रही है, एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट है ना। आ जाओ इधर। सर्विस प्रोवाइडेड टू ए रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, मतलब किसको प्रोवाइड करो? एक रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हो। एंड एन इंडिविजुअल एज ए प्लेयर, रेफरी, एम्पायर, कोच, टीम मैनेजर। देखो टीम सेलेक्टर नहीं लिखा है, टीम मैनेजर लिखा है। फॉर पार्टिसिपेशन इन ए स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय ए रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, एक ऐसे स्पोर्टिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसको ऑर्गेनाइज भी एक रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी कर रही है, या फिर एक रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी अनदर रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे रही है। तो नोट, सर्विस बाय एन इंडिविजुअल सच एज सेलेक्टर, अगर आप टीम सेलेक्टर हैं या टीम कमेंट, या आप कमेंटेटर्स हैं, या टीम सेलेक्टर है, या क्यूरेटर है जो पिच ठीक करता ना, क्यूरेटर पिच ठीक करने वाला, या टेक्निकल एक्सपर्ट है, तो आपको जो भी पैसा मिलेगा टैक्स लगेगा, क्योंकि ये लोग आरटी कप में कवर नहीं होते। इसलिए आरटी कप का नाम याद करवाया मैंने, क्योंकि आरटी कप की ही सर्विस एग्जम्प्ट है। टीम मैनेजर की सर्विस एग्जम्प्ट है, टीम सेलेक्टर की नहीं है, क्यूरेटर की नहीं है, कमेंटेटर की नहीं है। वो ये जो सर्विस देते हैं उस पर टैक्स लग जाएगा बेटा। ओके, द सर्विस ऑफ ए प्लेयर टू ए फ्रेंचाइजी, किसी फ्रेंचाइजी को सर्विस दे रहे हो। जैसे आईपीएल में अलग अलग फ्रेंचाइजी होते हैं ना, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स 11, ये सब, इनको जो भी सर्विस वगैरह दी जाएगी वो सब टैक्सेबल होगी। ओके, वो रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी नहीं होती है। बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट, ये क्या बोलना चाहता है ध्यान से सुना। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं बेटा, अगली एंट्री 75, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। उन हॉस्पिटल्स में एक चीज़ देखोगे आपकी, जब हॉस्पिटल में आप जाते हो तो कई बार किसी का ऑपरेशन हो रहा है तो उसकी बॉडी को जब कट करते हैं तो कॉटन पे खूब सारा खून लग जाता है। अब वो कॉटन यूं ही फेंक देंगे तो बीमारियां फैलेगी, तो वो क्या करते हैं, उसके डस्टबिन में डालते, बट उसको कहीं तो डंप करना होगा। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल, छोटे मोटे हॉस्पिटल, वहाँ पे क्या होती है, कई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो उनका वेस्टेज उठाते हैं और रिमोट लोकेशन में जाकर के डंप करते हैं। कहाँ डंप करते हैं बेटा? रिमोट लोकेशन में जाकर के उसको डंप करते हैं। तो जो रिमोट लोकेशन में जाकर के वो डंप कर रहे हैं, जो रिमोट लोकेशन में जाकर के वो डंपिंग का काम कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं, ये उसकी बात कर रहा है बेटा। तो वो जो बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट है, जो रिमोट लोकेशन जाकर डंप करें, उन ऑर्गेनाइजेशन को जो भी पैसा दिया जाएगा वो एग्जम्प्ट होगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटर ऑफ द कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी टू ए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बाय वे ऑफ ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट और द प्रोसेस इंसिडेंटल देयरटू। पब्लिक कन्वेंस, पब्लिक कन्वेंस का मतलब क्या होता है? आपने कई बार देखा होगा कि आपको इमरजेंसी नेचर कॉलिंग होता है, अब आपको सुलभ शौचालय जाना होता है, सुलभ कॉम्प्लेक्स, तो सुलभ कॉम्प्लेक्स, सुलभ शौचालय ये आप यूज़ करते, तो आपको मालूम है 5 रुपया 2 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ता है वहाँ पे, उस पर जीएसटी नहीं लगता, वो एग्जम्प्ट है, वो एग्जम्प्ट, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा कभी भी। सर्विसेज बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वेंसेस सच एज प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी ऑफ बाथरूम, वॉशरूम, लेबोरेटरीज, यूरिनल, टॉयलेट्स, उनको जब आप यूज़ करते हैं उसके लिए जो भी पैसा देते हैं वो एग्जम्प्ट है।